नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह। आज हम अपने कानूनी नज़रिए में एक एक ऐसी समस्या का जिक्र करते हैं जो हमारी लीगल सिस्टम को, हमारे जुडिशियल डिस्पेंसेशन सिस्टम को, न्याय प्रणाली को झकझोरता रहता है। इस केस में 40 साल के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा जिस पे मुकदमा फाइल किया गया था वो फाइनल होता है। और आज के संदर्भ में जब 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिला के, ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या आप क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि 40 साल का एक केस का चलना बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है? आप इस केस को सुनिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। वामन करंदीकर एक स्टेशनरी बिजनेस कर रहे होते हैं। 1962 में 1962 में उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी वाइफ मंगला कर्नाडिकर उस बिज़नेस को कंटिन्यू करती हैं, बट अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनके लिए बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो बिज़नेस को किसी को हैंडओवर करती हैं। आपस में ये करार होता है कि वो बिज़नेस चलाएगा और उसके एवज़ में वो 90 रुपया पर मंथ उनको रॉयल्टी देगा। और ये एग्रीमेंट साइन होता है 7 फरवरी 1963 को, जिसमें 90 रुपया रॉयल्टी देने की बात होती है। ये टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड किया जाता है और 1980 में जाकर मंगला करंदीकर का ये विचार करते हैं कि अब वो बिज़नेस खुद चलाएंगी, और इसलिए उसको एक नोटिस देती हैं फॉर्मली कि भाई आप जो बिज़नेस चला रहे थे मेरे बिहाफ पे, आप उसको मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। उस नोटिस का जवाब आता है कि वो जो जो उसमें बिज़नेस चला रहे थे जो व्यक्ति, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, आपने बिज़नेस नहीं दिया था मुझे ये जगह किराए पे दी थी, और इसलिए ये जगह बॉम्बे एक्ट के तहत कवर होता है, रेंट एक्ट के तहत कवर होता है, इसलिए आपको जो तरीका है खाली कराने का आप उसको फॉलो कीजिए। और वो मना कर देता है कि हम आपको ये देंगे, सूट प्रीमिसेस या जो जगह है या बिज़नेस है वो आपको हम लौटाएंगे। इस बात को लेकर वो एक सूट फाइल करते हैं 1981 में सिविल जज के पास। और जो ये राणा डे थे जिनके खिलाफ ये सूट फाइल करती है, उनका ये कहना था कि 1963 में मैंने उन्हें अप्रोच किया था और उस जगह को किराए पे लेने के लिए अप्रोच किया था, हमने बिज़नेस लेने की बात नहीं थी। तो जो इशू बनता है कि क्या जो राणा डे हैं वो लाइसेंसी हैं बिजनेस चलाने का, या टेनेंट हैं अंडर सेक्शन 15A बॉम्बे रेंट एक्ट। ट्रायल कोर्ट सूट को डिक्री कर देती है और राणा डे को ये डायरेक्शन देती है कि भाई पोजीशन आप बिजनेस प्रीमाइसेस का पोजीशन दे दें और बिजनेस भी उनको लौटा दें। और ये भी कहती है कि भाई आप, चूँकि ये बिजनेस को दिया गया था, आपको प्रीमाइसेस नहीं दिया गया था, इसलिए आप रेंट एक्ट में कवर नहीं होते, और कोई इंटेंशन नहीं था आपको सूट प्रीमाइसेस किराए पे देने का। ये इस एग्रीमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है। इसी दौरान मंगला कर्नाटकर की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे इसमें पार्टी बनते हैं, और उनका भी यही डिफेंस था कि भाई ये सूट जो है, ये सूट प्रीमाइसेस किराए पे नहीं दिया गया था। तभी डेलिबरेटली उस एग्रीमेंट में जो वर्ड यूज़ किया गया था वो वर्ड यूज़ किया गया था शॉप, और रेंट की जगह पर रॉयल्टी यूज़ किया गया था। सो ये रेंट एक्ट में कवर नहीं होता है। और ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को फर्स्ट एपीलेट कोर्ट भी कंफर्म करती है, और जो ऑर्डर था कि भाई सूट प्रीमाइसेस खाली कीजिए और जो भी उसके अंदर आर्टिकल है, फर्नीचर है या बिजनेस की जो भी चीज़ें वो हैंडओवर कीजिए, इसको एफॉर्म कर देती है। इसके बाद मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट नीचे के दोनों केसेस के ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है, खारिज कर देती है, और ये कहती है
कि एक डॉक्यूमेंट जिस पे रिलाई कर रहे थे राणा डे, जो किराए पे लिए, जो इन्होंने जिनको बिजनेस दिया गया था, उसमें रेंट रिसीट लिखा हुआ है। तो अगर उसको हम देखते हैं तो ये ये जगह रेंट पे दिया गया था और 15A में कवर होता है, और ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना था। फिर हाई कोर्ट एक्सट्रिंसिक बाहर के इस सबूत पे रिलाई करने के लिए सेक्शन 95 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उस पर रिलाई किया, और उसको रेफरेंस करते हुए हाई कोर्ट ने नीचे के दोनों के ऑर्डर को, डिक्री को सेट असाइड कर दिया। इस तरह से मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम है मंगला वामन करंदीकर वर्सेस प्रकाश दामोदर रानडे, और केस नंबर है सिविल अपील नंबर 10827 ऑफ 2010। और ये 3 जजेस बेंच के पास गया ये, और जिसने ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट में। ये जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अनुराधा बोस। जजमेंट लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। जजमेंट लिखा है जस्टिस NV रमन्ना ने। सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है जिसके तहत दिया गया था दूसरी पार्टी को वो बिजनेस प्रीमाइसेस या बिजनेस, क्या वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है या लीज एग्रीमेंट है। दिस वाज द मेन इशू। उसके अलावा जो दूसरा इशू जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसको अपने विचार दिए और अपना जजमेंट दिया कि क्या बाहर का एविडेंस लेना, एक्सटेंसिंग एविडेंस लेना, जो जिसका प्रोविजन सेक्शन 95 एविडेंस एक्ट में है, वो इस केस में एप्लीकेबल है या नहीं, सेक्शन 95 का बेनिफिट यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं। और जब खासकर तब जबकि वो एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं वो कैटेगरिकल हैं, क्लियर हैं, अनएम्बिग्यूअस हैं, कहीं कोई दुविधा की कोई जगह ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो भी डेवलपमेंट ऑफ रूल्स है जिससे हम किसी भी एग्रीमेंट को, मसौदा को, समझौता को इंटरप्रेट करते हैं, उसको डेवलप होने में पूरी सेंचुरीज लगी है। और लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जहाँ पे किसी भी एग्रीमेंट का टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल क्लियर होता है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम किसी बाहरी मदद लेने की कोई स्कोप नहीं है। जो रानडे थे, जो टीनिंग जो अपने को कह रहे थे, उनके एडवोकेट ने ये कहा कि जब भी डॉक्यूमेंट से निकलने वाली मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं है, तो बाहर के डॉक्यूमेंट और बाहर के एविडेंसेस की मदद लेकर हम उसके मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने यहाँ भी ये कहा कि हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 95 एविडेंस एक्ट की मदद ली है वो सही है, और ये डॉक्यूमेंट जिस पे रेंट रिसीट लिखा हुआ है उसकी मदद से हम इस डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट है उसके इंटेंट को समझते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो ये एक रेंट एग्रीमेंट है। हाई कोर्ट के जो सेक्शन 95 पे जो रिलाई करके दिया था उसको उन एडवोकेट ने सही ठहराया। हम 95 का देखते हैं। 95 जो एविडेंस एक्ट है उसका जो टाइटल है वो ये कहता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट अनमीनिंग विथ रेफरेंस टू जो फैक्ट है उसमें उसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, तो हम बाहर का एविडेंस लेते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है कि जब ए एक मकान बेच देता है बी को, और उसमें ये कहता है कि मेरा हाउस जो कलकत्ता में है वो मैं बेच रहा हूँ, और ए का कोई कलकत्ता में हाउस ही नहीं है, और लेकिन उसका हावड़ा में हाउस है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि उसने जो मकान का जिक्र किया है वो हावड़ा का है। और इस चीज़ को कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेक्शन 95 है वो प्लेस किया हुआ है सेक्शन 91 से 100 के बीच में, और जो पूरा चैप्टर है चैप्टर 6 जो है उसमें है, उसका टाइटल ये है कि ओरल एविडेंस को कैसे एक्सक्लूड करते हैं जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो और इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 95 के पूरे चैप्टर का इंटेंशन देखें तो क्लियर है कि ये तभी पिक्चर में आता है जब किसी एग्रीमेंट के टर्म्स को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो और कोई डाउट क्रिएट कर रहा हो,
अनएम्बिग्यूअस नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजमेंट पे रिलाई किया, जो 2013 का जजमेंट था, रोहितास कुमार वर्सेस ओम प्रकाश शर्मा 2013 11 SCC 451। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही कैटेगरिकल टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट किया कि बहुत कैटेगरिकल टर्म में वो करंदीकर ब्रदर्स नाम के बिजनेस की रॉयल्टी पे करने की बात थी और वो बिजनेस देने की बात थी। तो इसमें किसी भी बाहरी एविडेंस को लेकर हम इंटरप्रेट करना कहीं ना कहीं उस जो एग्रीमेंट का इंटेंशन है उसको नकारना है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती करी सेक्शन 95 के ज़रिए किसी बाहरी डॉक्यूमेंट को लेकर और ये इंटरप्रेट करने की कि भाई ये रेंट कंट्रोल का मामला है और इसको रेंट और सिविल जज के पास पावर नहीं था सुनने को, सिविल जज ने सोचा। तो हम देखते हैं कि जो रैनाडे के एडवोकेट थे उनका पूरा एम्फेसिस ये था कि जो रिसीट है वो रेंट रिसीट उसमें यूज़ किया गया है, इसलिए ये रेंट एग्रीमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीमेंट बिजनेस का एग्रीमेंट था, इसलिए ये सिविल जज का ने अपनी पावर को इस्तेमाल करके और सही तरीके से उसके पास पूरा जुरिस्डिक्शन था इस केस को सुनने का और उसने सही ऑर्डर दिया और इस तरह से अपील को अलाउ कर दी। जो ऑर्डर पास हुआ था ट्रायल कोर्ट के सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, उसको एफॉर्म कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो कि अगर एविडेंस जब भी कोई संपत्ति से संबंधित कोई भी समझौता करना है और करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो कितनी समझदारी करता है और उसमें कहीं भी कोई स्कोप नहीं छोड़ता किसी भी इंटरप्रिटेशन का, एम्बिग्यूटी का, तो वो बाद में उसे फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे दुख पहुंचा रहा है पूरे प्रकरण में वो ये कि एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा था ये और 2 जेनरेशन्स लग गई इसको जो रिलीफ कोर्ट से लेने में 40 साल का पीरियड लग गया। 81 में मुकदमा फाइल हुआ और 2001 में जाकर ये फाइनली डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में छोटे छोटे मुकदमे जो बहुत बड़ा स्टेक नहीं होता है और एक आम आदमी के लिए जो दुकान और इस तरह की चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए, उसके लिए भी इतना वक्त लग जाता है। और अंत में ये उसके साथ न्याय हुआ मंगला कार्नेडिके के साथ और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सेक्शन 95 पे अपना विचार देते हुए ये भी क्लियर किया कि सेक्शन 95 किस ऑफ एविडेंस एक्ट किस किस सिचुएशन में लागू होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको वॉच किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो भी रिएक्शन है, जो भी विचार है, चाहे वो एक शब्द का है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।